देखिए आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे बेसिक लॉ जो है वो कूलॉम साहब ने दिया। देखिए कूलॉम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ जो था वो बहुत बेहतरीन लॉ है। ये हमें दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितने मैग्नीट्यूड में फोर्स लगेगा, उसके डायरेक्शंस क्या होंगे, इस तरह की चीज़ें बताने के लिए यूज में लाया जाता है। तो कूलॉम सर ने क्या बताया, व्हेन two point charges are placed, they must exert force of repulsion or attraction between them। दो कोई पॉइंट चार्जेस है तो हमेशा एक दूसरे के साथ या तो अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट होगा या फिर रिपल्सिव फोर्स से रिपेल होगा। तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखिए उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरह था, द magnitude of force of attraction or repulsion between two point charges are, उनके दो स्टेटमेंट थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो जो फोर्स रहता है दो पॉइंट चार्ज के बीच में, वो या तो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर रिपल्सिव फोर्स है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कम काम करता है जब दो अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो क्या होता है अट्रैक्शन। और जबकि प्लस और प्लस सेम चार्ज वाला अगर इलेक्ट्रॉन साथ में हो तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो वैसे ही बताया फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है किस किस चीजों पे, देखिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। पहला जो है वो उसके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और दूसरा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज अगर f हो हमारे पास f, तो पहले केस में प्रोपोर्शनल है q1 q2 के, इक्वेशन 1, एंड f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इक्वेशन 2। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी विल गेट f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कुछ इस तरह। और देखते हैं F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये जो k है हमारा, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, k को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका दूसरा भी नाम है फोर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। k की वैल्यू की बात हो रही है, k की वैल्यू, और इनका मेजर्ड वैल्यू है 9 × 10⁹। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये जो है वो मेजर्ड वैल्यू है, आपको ये याद रखना है, k की वैल्यू वो रहती है। तो ये कूलॉम्स लॉ का
फॉर्मूला हुआ कूलॉम्स लॉ हमें वेक्टर फॉर्म में देखना है कि वेक्टर फॉर्म में किस तरह इसके यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या क्या आता है, r1 r2 r2 r1, ऐसे कुछ जो केसेस आते हैं हमको मेन फोकस उस पर करना रहता है। ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, लेकिन अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको वो वेक्टोरियल फॉर्म में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हाँ, और अगर आप बात करें इसकी यूनिट की, देखिए यूनिट भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो यूनिट की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए एफ जो है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रहता है। हमें के की यूनिट चाहिए, तो के की यूनिट के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल्स टू के। ऐसे के की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज डालिए, फोर्स कैसा है, न्यूटन, आर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर और कूलॉम का कूलॉम स्क्वायर, तो के की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये हमारा रहेगा के की वैल्यू। और आप पूछेंगे ये क्या रहता है, एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी भी हमें पढ़ना है, देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है। हालांकि इसकी कुछ डिटेल वैल्यू हमारे पास है 8.85 10⁻⁻12। अब बात करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, तो यूनिट भी यहीं से निकाल के देखते हैं हम लोग। देखिए ये हमने के का निकाला था, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ मैं यहाँ पे। के की वैल्यू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, हमें ये वाला निकला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स 2। हमें एप्सिलॉन नॉट की चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इज इक्वल्स टू कूलॉम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, जान लीजिए। तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, तो ये हमारा इसका यूनिट रहेगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 कूलॉम स्क्वायर। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का जो है वो वैल्यू रहेगा। और इसको मिटा रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ देखेंगे अभी हम लोग। वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ, देखिए कूलॉम्स लॉ पढ़ना है हमें वेक्टर फॉर्म में। तो हमें देखना होगा दो चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2। हमें ये कुछ कंडीशंस पे काम करना है, ये कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव चार्जेस है या नेगेटिव चार्जेस है। तो पहले हम कंसीडर करके चलेंगे कि दोनों जो है वो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस, आइदर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। लाइक चार्जेस पे डायरेक्टली बात करेंगे, मान के चलिए दोनों प्लस ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है। तो आपको ये निकालना होगा यहाँ से यहाँ का जो उसका डिस्टेंस है वो आपको देखना होगा, ये देखना होगा यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। और आपको ये देखना होगा R12, और अगर इधर से इधर देखें हम R21 वेक्टर। Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो R12 और Q2 से Q1 का जो डिस्टेंस है वो R21। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर आपने पढ़ चुका है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों हो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड तो सेम है, R जो हमने डिस्टेंस लिया वो सेम है। R जो है, आप R की बात करें अगर, ये R मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है, R इज इक्वल्स टू R12 R21। ये सारे डेटा जो है वो सेम है, बस हमें दिखाना है कि फोर्स किस किस इस साइड से इस साइड जा रहा है या इस साइड से इस साइड जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यहाँ हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हो नहीं सकता, वो रिपल्सन होगा। तो इस पे जो है ये इधर एक फोर्स जाएगा
और एक फोर्स जो है वो इसको इस साइड रिपेल करेगा दोनों को। तो देखना है वो किस तरह करता है। F12 और यहाँ जो है F21 F12 और F21 का मीनिंग जो है आपको समझना होगा। देखिए मैं लिख देता हूँ। F12 जो है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F1 क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। Q1 चार्ज पे Q2 के वजह से जो फोर्स लग रहा है, देखिए Q1 चार्ज पे Q2 के वजह से जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है, वही है F12। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, F21 को क्या लिख सकते हैं? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। R12 क्या है? R12 डिस्प्लेसमेंट measured from Q1 to Q2। वैसे R21 भी क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम Q2 टू Q1। यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे तो R12 और यहाँ से यहाँ मेजर आपने करा तो R21, 2 से लेके 1 तक R21। देखिए दोनों जो है वो सेम चार्जेस है, आइदर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है। अभी हमारे पास जो है F12 निकालिए। F12 यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं दिया, याद रखिए। तो वेक्टर नहीं दिया है तो हमारे पास कूलॉम्स लॉ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ भी डेटा नहीं लिखा है यहाँ पे, ये हमारा डायरेक्टली ये आ गया। अगर हम बात करें F12 वेक्टर की, अभी देखिए क्या होगा। Q1 Q2 R स्क्वायर R21, एक्चुअली वेक्टर नहीं कैप, R21 कैप। देखिए ये R21 कैप कैसे हुआ, ये थोड़ा सा जो है वही समझना होता है अपने को। R12 यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? एक इस तरह का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, इस तरह का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। R12 कैप की बात करूं मैं तो क्या होता है? R12 वेक्टर अपॉन R12 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। R21 की बात करें तो भी कैसे लिखेंगे? R21 अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। ये यूनिट वेक्टर है, सॉरी यूनिट वेक्टर है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये यूनिट वेक्टर रहता है। दूसरा F21 निकालने का है अपने को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये R12 R जो है 12 है। अगर इसको स्टार इक्वेशन ले ले, इसको डबल स्टार इक्वेशन ले ले। स्टार और डबल स्टार जो है मेन हमें इसी को समझना है कि आखिर यहाँ पे हम 12 निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1। F12 इज व्हाट? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये हमारा फॉर्मूला है। इसको आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस ओर होगा? डिस्प्लेसमेंट जो है ये सेम चार्जेस होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ये दोनों दूर जा रहे हैं, दूर। इसके लिए ये हमेशा यहाँ पे रिवर्स लिखा रहता है। 1 2 रहा तो यहाँ 2 1, यहाँ पे अगर 2 1 है तो यहाँ पे 1 2, हमेशा सेम चार्जेस के लिए ये फैक्ट रहता है। यहाँ पे अगर हम फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या है? रिपेल करने की वजह से इसका रिवर्स यहाँ लिखता है, डिस्टेंस मेजर फ्रॉम 1 to 2 लिखता है। इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके अगर आप देखें तो हम अगर
यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, देखिए कुछ इस तरह। थोड़ा सा मैं यहाँ मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम स्टार इसको मॉडिफाई करते हैं, F12 यूनिट वेक्टर की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये R21 की वैल्यू है R21 वेक्टर अपॉन, देखिए ये हमने ऐसा मॉड में लिखा है ना, अब मॉड में नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। R इसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए R21 का मॉड, R12 का मॉड, वो सारे की वैल्यू जो है वो R ही रहती है। तो ये R है, यहाँ पे ऑलरेडी R² है, R² गेट R³ F12 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R21 वेक्टर। ये अगर 3 स्टार कर दे, सिमिलरली F21 के साथ भी हम यही करेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R12 वेक्टर। ये 4 स्टार है। आप यहाँ देखेंगे तो R21 और R12 है, फर्क बस इतना है कि R21 है और R12 है। थोड़ा सा हम वेक्टर के लॉज इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे और कुछ करने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा मिटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिटा देता हूँ। फ्रॉम थर्ड स्टार एंड 4 स्टार से F12 जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R³ R21 वेक्टर था। अगर हम तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R³, अगर R12 लिख दे, इसको 12 आप लिख सकते हैं लेकिन नेगेटिव साइन आना पड़ेगा, ये नेगेटिव साइन आना पड़ेगा। तो F12 इज इक्वल टू माइनस R³ R12। देखिए ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये वैल्यू स्टार 4 की है, इसकी वैल्यू है ये। तो हम डायरेक्टली F12 इज इक्वल टू माइनस F21 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ा है, ये लिख सकते हैं आप ये। अब हम लोग देखेंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जब ये दोनों चार्जेस जो है वो सेम नहीं होंगे, मतलब डिसिमिलर होंगे, आइदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, तब उसमें वेक्टर कैसे वर्क करता है वो अभी हम देखने वाले हैं। देखिए कूलॉम्स लॉ पढ़ने वाले हैं फिर हम वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में जब सेकेंड पॉइंट व्हेन बोथ चार्जेस आर डिसिमिलर, एक आएगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डिसिमिलर बात कर रहे हैं। मान चलिए Q1 है और ये Q2 है। Q1 Q2 है, यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो R है। अब पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर इस ओर R12, यहाँ से पोजीशन वेक्टर Q2 से Q1 R21। देखिए पोजीशन वेक्टर्स आपको मिल गया। F12 क्या होता है? F12 फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F21 क्या होता है? F21 क्या होता है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। देखिए अभी फोर्स F12 की बात करेंगे, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। F21 की बात करेंगे, ये भी जो है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि चार्जेस जो है वो डिसिमिलर है। पहले वाले केस में सिमिलर था, इस केस में क्या है? दोनों डिसिमिलर है। अभी हमारा काम है F12 निकालना। बिना वेक्टर फॉर्म का निकालते हैं।
सिंपल कूलम्ब्स का यूज करते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा सिंपल जनरल है। F12 की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर आ जाता है, यूनिट वेक्टर आ जाता है, वो यूनिट वेक्टर क्या आ जाता है 1 2। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं क्या जरूरत है उसे मल्टीप्लाई करने की, नहीं क्या जरूरत है उसे मल्टीप्लाई करने की? जरूरत इसके लिए है कि हम पता लगा रहे हैं कि इसका डायरेक्शन किस तरफ है। यूनिट वेक्टर क्या देता है, मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर क्या देता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है। हमें मैग्नीट्यूड पता है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता है कि ये फोर्स किस ओर अप्लाई हो रहा है। तो यूनिट वेक्टर से हम ये पता लगा पाते हैं वो फोर्स जो है एक चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर जा रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स है और आइदर रिपल्सिव फोर्स है। तो ये पता लगाने के लिए करते हैं। यूनिट वेक्टर का वैल्यू डालिए यहाँ पे F12 और आप पूछेंगे कि यहाँ पे 1 2 है तो यहाँ पे 1 2 ही क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स जो है ये 1 से 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दो अलग अलग चार्जेस है तो अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स अट्रैक्टिव है। तो इस सोर्स से इस ओर तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ये आर क्यूब और ये वेक्टर हो जाता है। इससे पहले जस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। इक्वेशन 1 की बात कर लीजिए। सिमिलरली F21 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब R21। देखिए ये हमारा आ गया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। F21 को देखिए, F21 ये R12 लिख सकते हैं नेगेटिव साइन लगा के। देखिए कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R12 ऐसा लिख सकते हैं। माइनस निकाल लीजिए बाहर, देखिए ये जो वैल्यू है ये वाला ये F12 है। इससे पहले वाले जब दो चार्जेस जो है वो सिमिलर चार्जेस थे तब भी आपने देखा कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21 था। और जब हम चार्जेस को अलग अलग चार्जेस लिया हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तब भी सेम केसेस हमको मिले। जैसे हमें ये पता चलता है कि दोनों पे फोर्सेस जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग है। और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कुछ इसके पॉइंट्स आप नोट करके लिख सकते हैं कि ये जो फोर्सेस है आप देखेंगे हमने पॉइंट चार्जेस लिए हैं। कूलम्ब्स लॉ is applicable only when both charges are stationary and point charge. Stationary and point charges और जो है it is सेंट्रल फोर्स। ये किस तरह का फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो दो पॉइंट से ऐसा एकदम पॉइंट के सेंटर से मैच करता हो। इस पॉइंट के सेंटर और इस पॉइंट का सेंटर दोनों एक दूसरे से मैच करता हो। वो दोनों को अगर मिलाएंगे तो वो एक लाइन में सेम आएगा। जैसे कुछ इस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप इस दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। दो पॉइंट के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं तो उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ के जैसा, वो जो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ते हैं उसके जैसा। और इसको कंपैरिजन भी हमको करने को मिलेगा बाद में कि कंपेयर कीजिए कूलम्ब्स लॉ को ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के पूरा लिख देता हूँ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स को देख लीजिए, वो क्या होता है G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इस दोनों में सिमिलैरिटी को हमें दिखाना होता है, तो आपको ये बताना है कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों फोर्स में जो क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो हो रहा है। बोथ फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस। आपको ये लिख देना है। और कूलॉम्स का जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, कूलॉम्स का यहाँ पे खत्म होता है। यस, चलिए, थैंक यू।